आईसीएसई बोर्ड क्लास 9th के लिए जो चैप्टर 7 है, द चोलास पढ़ेंगे हम लोग इंग्लिश में फॉर क्लास 9th एंड वेरियस कम्पिटेटिव एग्जाम्स। देखिए यहाँ पे जो क्लास 9th में जो हम लोग को बताया गया है ये चैप्टर में बहुत थोड़ा सा बताया गया है। चोलास के इंट्रोडक्शन है, बहुत पूरा ये सोच लीजिए आपको पूरा चोल के बारे में बता दिया, कैसा नहीं है, थोड़ा सा बताया गया है। कोर्स ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हैं, दिस इज अबाउट मी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर क्या था, द चोलास। देखिए अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जो पार्ट दिख रहा है, साउथ इंडियन पार्ट दिख रहा है, ये जो ग्रे कलर का पार्ट है यही अप्रॉक्सीमेटली चोल का पूरा था, है ना। हिंदी में चोल कहते हैं, इंग्लिश में चोलास पढ़ ले सकते हैं। तो ये चोल का पूरा पार्ट दिया हुआ है, तो समझ सकते हैं हम लोग कैसे। द सदर्न पार्ट ऑफ द इंडियन पेनिनसुला इज मेनली इनहेबिटेड बाय द द्रवियंस। तो देखिए पहले क्या था बताया कि यहाँ पे द्रवियंस बसे हुए थे, है ना। तो फिर जब वो लोग थे, द्रविडियंस थे, जो ये इस पार्ट को कहा जाता है द्रविडियंस कहा जाता है। 3 पावरफुल किंगडम रूल साउथ इंडिया इन द एंसेंट पीरियड। कौन कौन से? द चेर्स, द पांड्यास एंड द चोलास। चेर, चोल, पांड, ये 3 थे, ठीक है। फिर इसमें से जो चोल थे, द चोलास emerge as the most powerful of all. Clear? द चेर किंगडम वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट किंगडम। देखिए जो चेर है वो अर्लीस्ट है, लेकिन पावरफुल कौन था? वो चोल पावरफुल था, जो हम लोग पढ़ रहे चैप्टर, ठीक है। दे वर लेटर डिफीटेड बाय द पल्लवास इन 4th सेंचुरी एडी। फिर देखिए क्या हुआ, इन द 10th सेंचुरी द चोलास बिकम पावरफुल किंगडम इन द साउथ, ठीक है। ये बिल्कुल छोटा सा इंट्रोडक्शन है। इसका सोर्स देखिए, हम लोग सोर्स पे देखेंगे। जो जो मेरे स्टूडेंट होंगे हिस्ट्री के ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों, उनको पता है सोर्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सोर्स कौन कौन से मिलेंगे हम लोग को? सबसे पहले देखते हैं लिटरेरी सोर्स, जो हम लोग को लिखा हुआ किसी बुक में मिला है या कहीं मिला है। देयर वर अ ग्रोथ ऑफ क्लासिकल तमिल लिटरेचर की ग्रोथ दिखती है वहाँ पे हमें ड्यूरिंग द चोल पीरियड। कुट्टन द कोर्ट पोएट। देखिए कुट्टन नाम का एक व्यक्ति था जो कोर्ट पोएट था, मतलब जो जो राज दरबार का जो पोएट होगा मेन, उसको कोर्ट पोएट कह दिया जाता था। ऐसे ही विक्रम चोल कुलुतुंगा सेकंड, राजराजा सेकंड wrote about the war of विक्रम चोला, ओके। फिर पुलगेलेंडी वॉज द कॉन्टेम्पररी ऑफ कुट्टन who wrote नालवेंडा, वेंबा, ठीक है। फिर एक और मिलते हैं, सिकिलर कंपोज्ड अ फेमस पोयम पेरिया पुरनम, ठीक है। देखिए ये है पेरिया पुरानम, या फिर पढ़ सकते हैं पुरनम पढ़ सकते हैं, पेरिया पुरानम ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कुलुटोंगा सेकंड। ऐसे और एक मिलता है, काली गट्टी पुरनी वॉज पोयम रिटन बाय जयन कोंडार, द कोर्ट पोएट ऑफ कोलुटुंगा। क्लियर? देखिए जो नेमिंग है वो साउथ इंडियन नेमिंग है, क्योंकि तमिल लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा जाता था, तो थोड़ा सा इसमें तमिलिश व्यू आ गया है, ओके। तो प्रोनाउंसिएशन आगे पीछे हो सकती है, आप समझ लीजिएगा। द पोयम सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ कोलुटुंगा चोला वन ओवर द किंग कलिंग ड्यूरिंग अ वॉर। क्लियर? दिख रहा है ना, यहाँ पे विक्ट्री के बारे में बताया गया है, उसको सेलिब्रेट किया गया है इन दिस पोयम। जय कोंडार has mentioned detail about the lineage of king, his birth, his family, his accession to the throne. The poem is regarded as one of the masterpiece of Tamil literature. देखिए यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है accession to the throne। नॉर्मल ये सब आते हैं, accession to the throne क्या है? accession का मतलब होता है राज्याभिषेक करना, मतलब कि सिंहासन पर बैठना। तो एसेसन टू द थ्रोन मतलब होता है सिंहासन पर बैठना, वो कब अपने सिंहासन पर बैठा, कब उसने राज दरबार संभाला, ओके। फिर हम लोगों ने देखिए एक सोर्स देखा लिटरेरी सोर्स, अब देखते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या मिलते हैं हम लोग को? इंस्क्रिप्शन मिलेंगे, मॉन्यूमेंट्स मिलेंगे। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ द पीरियड इंक्लूड इंस्क्रिप्शन एंड मॉन्यूमेंट्स। वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द चोल
period from various inscription. The inscription of the Cholas are mainly in the form of copper plate. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपर प्लेट ग्रांट्स एंड स्टोन एंड वॉल इंस्क्रिप्शंस। देखिए कॉपर प्लेट ग्रांट्स में हम लोग को बहुत सारी चीज़ें मिली हैं और वॉल इंस्क्रिप्शन में तो मिला ही। देखिए अभी आगे देखते हैं। द कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस कंटेन डिटेल्स such as origin of Chola dynasty and the land grants made during the period। ठीक है ना, उस पीरियड में जो लैंड वगैरह दान कर दी गई थी, ये सब दे दी जाती थी, वो सब उसमें मिलता है और बिल्कुल डिटेल पे मिलता है। द कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन आर इम्पॉर्टेंट सोर्स बिकॉज ऑल ऑफ द फॉलोइंग रीजन। अब कौन कौन से रीजन है देखिए। दिस सेड लाइट ऑन चोला एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए इन्होंने चोला एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी अच्छे से बताया। दे आर अ रिकॉर्ड ऑफ लैंड इंडोनमेंट्स। इंडोनमेंट्स का मतलब होता है दान देना, मतलब ऐसे ज़मीन को दान देना, किसी धार्मिक काम के लिए दान देना, है ना। एंड गिफ्ट मेड टू द ब्राह्मण्स, किसको दिया गया, ब्राह्मण्स को दिया गया। एंड टेम्पल बाय किंग, और टेम्पल को दिया जाता था, मतलब टेम्पल दे दिया जाता था, ब्राह्मण को लैंड दे दी जाती थी। कौन करता था, ये किंग्स देते थे। दे टेल अस अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल, उसमें सब वो डिटेल होती थी, टेम्पल की कंस्ट्रक्शन कब हुई, कहाँ हुई, ठीक है। कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन कंटेन डिटेल ऑफ रॉयल ऑर्डर और डेक्रीज। देखिए डेक्रीज क्या होता है, यहाँ पे जो डेक्रीज वर्ड है इसका मतलब होता है फरमान सुनाना, मतलब उन्होंने फरमान सुना दिया। पर्टेनिंग टू द मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, मतलब कि कुछ पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड, पर्टेनिंग मतलब रिलेटेड, संबंधित, ठीक है। सच एज जैसे कि लैंड रिवेन्यू एंड जजमेंट डिलीवर्ड अगेंस्ट द थेफ्ट एंड मर्डर। तो ये क्या होता था, ये कॉपर प्लेट में लिख दिया जाता था, ठीक है। जैसे तो उसमें क्या था, डेक्रीज, देखिए हमने इसको हाईलाइट कर दिया है। इसका मतलब क्या अभी मैंने बताया था, फरमान सुनाना। राजा लोग जो फरमान सुनाते थे वो फरमान किस में होता था, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में। ओके। मॉन्यूमेंट्स आर मेनली इन द फॉर्म ऑफ टेम्पल, जो हम लोग को वहाँ पे मिला है टेम्पल की फॉर्म में मिला है। साउथ इंडिया के टेम्पल अभी भी बहुत फेमस है, बहुत सुंदर, बहुत शानदार टेम्पल बनाए गए। स्कल्पचर्ड हॉल एंड टावर्स, ठीक है। देखिए स्कल्पचर हॉल्स का मतलब, स्कल्पचर का मतलब होता है तराशे गए, जैसे कि पत्थर होता है ना, उसको तराशा जाता है हथौड़े से, हैमर से, और बहुत सी चीज़ होती है, तराशा जाता है, तो तराशे हुए टावर्स हैं। तो स्कल्पचर का मतलब तराशे हुए, एंड टावर देखने को मिलते हैं। दीज मोनूमेंट्स डिपिक्ट द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ द चोलास। डिपिक्ट मतलब कि वो दिखा रहे हैं, क्या क्या दिखा रहे हैं, आर्किटेक्चर और आर्ट किसकी, चोलास की, ठीक है ना। तो चोलास लोगों ने जो मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं उसके शानदार, एक टेम्पल आपको ये सामने दिख रहा है आपके स्क्रीन में, इसका नाम है बृहदेश्वर टेम्पल। ओके, इसको राजेश्वर टेम्पल भी कहा जाता है। अच्छा आगे चलते हैं। द रिलीजियस बिलीफ एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, सम फेमस टेम्पल आर बृहदेश्वर एंड गंगईकोंडा चोलपुरम टेम्पल इन तंजावुर एंड द कोरंगंता टेम्पल इन तिरुचिरापल्ली, ठीक है। ये 3 टेम्पल देखने को मिलते हैं। और जो बृहदेश्वर टेम्पल है इसको राजेश्वर टेम्पल भी कहा जाता है, क्योंकि ये राजा चोल ने बनवाया था। कब, इन 10th century AD। द टेम्पल हैज़ अ ग्रेट टावर, देखिए टावर दिख रहा है ये, ग्रेट टावर कंसिस्टिंग 13 स्टोरी रेजिंग 190 फीट। 13 स्टोरी से लेकर के पूरा 190 फीट का बना हुआ है ये। ओके। द मेन श्राइन ऑफ द टेम्पल हाउस अ लार्ज शिवलिंगम विच इज कट इन अ मोनोलिथिक रॉक। देखिए मोनो का मतलब होता है सिंगल, लिथिक का मतलब होता है पत्थर। उसको सिंगल पत्थर से काट काट के एक शिवलिंग बना दी गई है, जो कि 8.87 मीटर ऊंची है। ओके। The Brihadeshwar temple is a splendid specimen of Tamil architecture. It has been declared as a World Heritage Site by UNESCO। यूनेस्को एक संस्था है जो बहुत बड़े बड़े, जो बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स होती हैं वो उसकी देखभाल करता है, ठीक है ना। अच्छा तो ये क्या होता है यहाँ पे, स्प्लेंडिड स्पेसिमेन है, मतलब कि एक तरह के बहुत अच्छा आदर्श नमूना कह सकते हैं।
कहाँ का? तमिल आर्किटेक्चर का। अब आते हैं द रीजन ऑफ द चोला किंग, द रीजन ऑफ द चोला किंग। ओके, द चोला रूल वॉज इस्टेब्लिश बाय विजयालय चोला in 1846 AD. He made Tanjavur as his capital. He was succeeded by his grandson Parantaka. परांतक फर्स्ट इसको बोलेंगे। ये बात है 907 के आसपास की, बुक में नहीं दिया हुआ है, जो मुझे याद आ रहा है तो मैं बता रहा हूँ। ओके, He annexed Madurai and defeated the Pandyas and the rulers of लंका। लंका वाला श्रीलंका की बात हो रही है। ओके, तो ये क्या क्या अनेक्स मतलब होता है हड़प लेना, हड़प कर लेना, लड़ाई कर लेना, उसको हड़प लेना। ठीक है, फिर आते हैं राज राजा वन। राज राजा वन वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ चोला डायनेस्टी। ही अटैक द पांड्या and the Cheras. He annexed the part of territory of Mysore, Travancore and Coorg. याद रहेगा ना, उसने क्या किया, जब इन पे अटैक किया पांड्यास और चेरास पे, फिर उसके बाद अटैक करने के बाद मैसूर, ट्रावनकोर और कुर्ग टेरिटरी अपने बस में कर लिया, अपने टेरिटरी में मिला ली। राज राजा रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सी ट्रेड। इसको पता था सी ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट, अगर सी ट्रेड नहीं करेंगे तो जो हमारा जो राज्य सीमित नहीं रहेगा, तो उसने सी ट्रेड स्टार्ट किया और अपना सी ट्रेड बहुत दूर दूर तक फैलाया, श्रीलंका, मालदीव और यहाँ तक इंडोनेशिया तक भी फैला। देखिए यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे देखिए, इकोनॉमी ऑफ इंडिया दस लेड अ नेवल एक्सपीडिशन। एक्सपीडिशन मतलब कि एक अभियान चलाया एंड अटैक श्रीलंका and Maldives. However, he could not control them. In the north, Rajaraja conquered the northwest part of Ganga. फिर क्या हुआ, नॉर्थ वेस्ट में आए। नॉर्थ वेस्ट कहाँ पे आ जाएगा, ये इंडिया है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, तो ये रीजन आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट रीजन। ओके, ही बिल्ट राज राजेश्वर टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा एट तंजावुर। याद रहेगा ना, लॉर्ड शिवा से है तंजावुर पे। राजेंद्र चोल, देखिए अगर चोला बोले तो भी सही है, चोल बोले तो भी सही है। इसको बोलो छोल बोलते हैं, छोल गलत होता है, तो आप छोल को फिर छोला बोल सकते हैं तो गलत होता है, चोल होता है चोल। ठीक है, अगर हिंदी में लिखे तो ऐसे ऐसे, ये हिंदी में चोल बोलेंगे और इंग्लिश में आप चोला या चोल बोल सकते हैं। ओके, राजेंद्र चोल द सन ऑफ राज राजा रूल फ्रॉम 1012 AD to 1044 AD. He continued the expansionist policy of his father. अब देखिए वो नया वर्ड मिला, expansionist। इसका मतलब ये होता है कि इसको अगर हिंदी में बोले तो शायद आपको बिल्कुल तो भी कम समझ में आएगा। हिंदी उसको मीन्स होता है विस्तारवादी। विस्तारवादी का मतलब फिर बहुत लोग समझ में नहीं आएगा। विस्तारवादी इसका मतलब होता है एक्सपेंशन करना, जैसे कि जो इसके पिताजी काम करते थे उसी काम को इसने और बढ़ाया। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कोई बिजनेस होता है तो आप उस बिजनेस को अपने हाथ में संभाल करके उसको और बड़ा करते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सपेंशनिस्ट। बोलो होते हैं उसका सत्यानाश कर देते तो वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है, तो उसका उल्टा हो गया। ओके, द चोला आर्मी अंडर हिम डिफीटेड महिपाल। अब देखिए महिपाल को डिफीट किया कौन था, किंग ऑफ बंगाल। टू सेलिब्रेट द ओकेजन ही अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ गंगई कोंडा। अब देखिए गंगई कोंडा टाइटल बन लिया और इसने गंगई कोंडा नाम का एक नया शहर बसाया, न्यू कैपिटल बनाई, सॉरी कैपिटल बनी कहाँ पे, चोलापुरम में। और फिर इसने गंगई कोंडा नाम से एक टेम्पल भी बनवाया। देखिए यहाँ पे है ये लाइन है, ही बिल्ट मैनी ब्यूटीफुल टेम्पल इन हिज न्यू कैपिटल गंगई कोंडा चोलपुरम। और गंगई कोंडा चोलपुरम पे ही टेम्पल बनवाता है। ही लेड वन ऑफ द फेमस कैंपेन इन साउथ एशिया। इंडियन मर्चेंट वर ट्रेडिंग विथ वेरियस पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड सदर्न चाइना थ्रू द स्टेट ऑफ मलक्का। स्टेट ऑफ मलक्का आप अगर आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में तो कमेंट करिए। वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ श्री विजया। ये कहाँ पे था, इंडोनेशिया पे। व्हेन द मर्चेंट ऑफ श्री विजया बिगेन टू क्रिएट प्रॉब्लम फॉर इंडियन मर्चेंट। अब देखो जब वहाँ के जो मर्चेंट थे वो इंडियन मर्चेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे थे बल्कि वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, तो फिर क्या किया,
राजेंद्र चोल गए वहाँ पे आक्रमण कर दिया। आक्रमण कर दिया मतलब राजेंद्र चोल ने अपनी आर्मी भेजी वहाँ पे, आक्रमण करके उसको हरा दिया श्रीविजय को। बस यहाँ के मर्चेंट को हो गया आराम, इन्होंने अपना फिर से काम धंधा चालू कर दिया। फिर राजाधिराज चोल वॉज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। ही डाइड ड्यूरिंग द बैटल ऑफ कोप्पम अगेंस्ट द चालुक्यास इन AD 1052। आफ्टर हिज डेथ चोला किंगडम बिगेन डिसइंटीग्रेट। अब देखिए इसकी डेथ के बाद फिर चोला किंगडम खराब होना शुरू हो जाता है, धीमे धीमे वो होने लगता है, खत्म होने लगता है। आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ चोला किंगडम द इंडिपेंडेंट किंगडम ऑफ द पांड्यास, चेरास एंड होशियाल्स बिगेन टू इमर्ज। अब देखिए जब कोई महान राजा, जो कोई बड़ा शक्तिशाली राजा मरता है तो फिर छोटे मोटे छुट भैया राजा होते हैं वो तैयार होना शुरू हो जाते हैं, मतलब उनकी पावर अपने आप धीमे धीमे आने लगती है। तो इसी हिसाब से फिर ये बिल्कुल ही डिसइंटीग्रेट हो जाता है। उसके बाद बचा कुचा मलिक काफूर और आता है साउथ इंडिया में, वो बिल्कुल ही खराब कर देता है, जो जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था। अच्छा अब हम लोग देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए हम लोगों ने इसका बेस देख लिया, अब देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे डिवाइड था, सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या था, द किंग गवर्न द टेरिटरी विद द हेल्प ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ही ऑफन टूर्ड द कंट्री टू कीप चेक ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए जो किंग होता था वो टेरिटरी को गवर्न करता था, किससे, मिनिस्टर के हेल्प से, और वो अक्सर टूर किया करता था कि उसके एडमिनिस्ट्रेशन सही है कि नहीं। The royal princes were appointed to look after the administration of various units and were engaged in activities of peace and war. ठीक है। The central government was responsible for promoting peace and order, prosperity and cultural progress of the empire. सिंपल सी लाइन थी, समझ में आ गई होगी। The Chola Empire was divided into mandalam and provinces. Mandalam were further divided into वलांडू एंड नाडू। ठीक है, देखिए फिर समझिएगा एक बार, जो चोला एम्पायर था वो डिवाइड किस में था, मंडलम में, इसको प्रोविंस भी कहा जा सकता है। जो मंडलम था वो डिवाइड था किस में, वलांडू एंड नाडू पे। क्लियर है। अब देखिए जरा इसमें समझते हैं। द प्रिंसेस ऑफ द रॉयल फैमिली वर अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ प्रोविंसेस। ठीक है ना, रॉयल फैमिली के जो प्रिंसेस होते थे उनको गवर्नर अपॉइंट कर दिया जाता था। अ फेमस टेम्पल बिल्ट बाय द चोला इन गंगई कोंडा चोलपुरम, तो देख ही चुके थे हम लोग पीछे। अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आप लोगों ने सिविक्स में एक चैप्टर पढ़ा था, इसका मैंने लेक्चर भी अपलोड किया हुआ है, तो वो यहाँ से एक्चुअली यहाँ से वो इंस्पायर है। द चोला बिलीव इन द प्रिंसिपल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन मैनी विलेजेस। द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज कैरिड आउट बाय विलेजेस नॉट बाय गवर्न ऑफिशियल। क्लियर हुआ। जैसे कि हम लोग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पढ़ा था कि वहीं के लोग अपना काम करेंगे, अब उनको फंडिंग दे दी जाती थी लेकिन वो काम अपने हिसाब से करते थे, जो जैसा भी हम लोगों ने पढ़ा, जो करंटली हो रहा है। अच्छा, दे वर 3 टाइप ऑफ विलेजेस, कौन कौन से, उर, सभा एंड नगरम। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा 3 तरह की विलेज थे, एक था उर, सभा एंड नगरम। अब समझते हैं। उर वॉज अ कॉमन विलेज असेंबली ऑफ द पीपल हु वर द ऑनर्स ऑफ द लैंड। बिल्कुल कॉमन लोग रहते थे, बहुत ही निचले दबके के लोग रहते थे, कह सकते हैं कि बहुत कम पैसे वाले रहते थे। द सभा वॉज एन असेंबली ऑफ ब्राह्मण, जो सभा थी उसमें ब्राह्मण्स लोग रहते थे। ठीक है ना, इनकी लैंड होती थी। जो नगरम था यहाँ पे मर्चेंट लोग रहते थे, जो कि एक्चुअल में डोमिनेंट पोजीशन पे रहते थे। द विलेजर्स हु ओन द लैंड वर चूजन बाय द वोटिंग टू द काउंसिल। ठीक है, अभी देखा था हम लोगों ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो ये काउंसिल करता था क्या, द विलेजर्स हु ओन द लैंड, ये कौन चूज करता था, काउंसिल चूज करता था। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विलेजेस सच एज कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट एंड एलोकेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज वर लुक आफ्टर बाय द काउंसिल। ठीक है। रिवेन्यू क्या था, द रिवेन्यू ऑफ चोलास मेनली केम फ्रॉम टैक्स लेविड ऑन लैंड। जो भी लैंड पे टैक्स लगाते थे वहां से इसका रिवेन्यू आता था, मेनली रिवेन्यू आता था। इट्स produce and trade while a part of the revenue kept aside for the king। देखो
कुछ पार्ट तो किंग रखता था, बाकी बचा हुआ पार्ट वो पब्लिक अफेयर्स के लिए काम करते थे, जैसे कि बिल्डिंग ऑफ डैम, रोड एंड द टैक्स ऑन द लैंड वर कलेक्टेड बाय द ऑफिशियल फ्रॉम द विलेज काउंसिल। ठीक है, अब आते हैं चोलास आर्ट पे। चोलास आर्ट क्या है? द चोलास रूलर बिल्ट सेवरल टेम्पल, कैनाल, रोड, सिटीज एंड पैलेसेस। दे बिल्ट मोस्ट टेम्पल इन द्राविड स्टाइल। देखिए द्राविडियन स्टाइल, इसको बोलते हैं द्राविड स्टाइल, या फिर जो द्राविड में जितने भी टेम्पल बनाए गए उन सबको अगर देखा जाए एक साथ तो द्राविडियन स्टाइल में बनाए गए। अगर हम इंडिया का मैप बनाए ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे, एग्जैक्टली नहीं, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे जो भी है ये सब नागर स्टाइल पे थे, मिडिल इंडिया पे बेसर स्टाइल पे थे, और जो साउथ इंडिया टेम्पल मिलते हैं वो द्राविडियन स्टाइल पे मिलते हैं। ठीक है, फिर अर्लियर दे बिल्ट सिंपल स्ट्रक्चर बट लेटर टेम्पल बिगन टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑन अ मैग्निफिसेंट एंड ग्रेट ग्रांड स्केल। ठीक है, पहले छोटा सा होता था फिर बड़ा कर देते थे। वाइल द गेटवे ऑफ द टेम्पल वॉज नोन एज गोपुरम। ठीक है, जो वहाँ पे हम लोग अंदर होते हैं उसको गोपुरम कहा जाता है। द मेन श्राइन ऑफ द टेम्पल वॉज नोन एज गर्भगृह। आप किसी भी टेम्पल में जाइए जहाँ पर भगवान की मूर्ति रखी होती है, प्रतिमा रखी होती है या विग्रह रखा होता है, उसको हम लोग गर्भगृह बोलते हैं अभी भी। द इमेज ऑफ द गॉड एंड गॉडेस वर केप्ट इन द गर्भगृह, देखिए लिखा भी, ठीक है ना। मैसिव टावर और विमांस, विमांस मतलब कि जो टावर, जो मंदिर के ऊंचे का हिस्सा होगा उसको हम लोग विमान बोलते थे, जो सबसे ऊंचला हिस्सा होता है। जैसे मान लीजिए टेम्पल ये बना हुआ है, इसको जितना ऊंचा उठा दिया उसको विमान बोलते थे। ठीक है, सच ए टेम्पल वॉज द वेदेश्वर और द शिव टेम्पल एट द तंजावुर। फिर हम लोग कुछ आर्ट मिलता है। द टेम्पल बिल्ट इन द कैपिटल Gangaikonda वर मैग्निफिसेंट एंड आर फाइन एग्जाम्पल ऑफ चोला आर्किटेक्चर। द चोला सीम्ड परफेक्ट इन द मेकिंग ऑफ इमेज ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस। मैनी ब्रॉन्ज इमेज वर मेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। जैसे कि ये आपको दिख रही है इमेज खूब बढ़िया सी, द ब्रॉन्ज इमेज ऑफ लॉर्ड शिवा। ये लॉर्ड शिवा की इमेज है जिसको कि हम लोग नटराज बोलते हैं। ठीक है ना, ये इन डांसिंग स्टाइल है। डांस इज एन एक्सीलेंट वर्क ऑफ द आर्ट। द इमेज ऑफ नटराज हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द कल्चरल एपिटोम ऑफ द चोल पीरियड। ओके, एपिटोम का मतलब होता है एक तरह से प्रतीक या प्रतिमा। सोसाइटी हम लोग देखते हैं। द टेम्पल इन चोल किंगडम was the main center of social activity. It was not only a place of worship but also a place where people gathered। मतलब कि जो टेम्पल होता था वहाँ पे सिर्फ पूजा ही नहीं होती थी बल्कि सभी लोग आकर के मेल मिलाप भी करते थे, बातचीत भी करते थे। द वेल्दी एंड रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी गेव डोनेशन टू द टेम्पल। ठीक है, जो बहुत अमीर लोग होते थे, बहुत ही ऊंचे लोग होते थे, वो टेम्पल में डोनेशन जरूर करते थे। Some temple also owned a land and participated in land and overseas trade। अब देखिए कुछ टेम्पल ऐसे थे जिनकी खुद की लैंड होती थी, खुद भी वो ट्रेड करते थे। Sometime instead of giving land grants, land revenue of certain village were assigned to the temple and the villagers had to pay the revenue to the temples। क्लियर है, मतलब कुछ टाइम ऐसा भी होता था कि जो विलेजर्स होते थे वो उनको असाइन कर दिया जाता था कि आपको पर्टिकुलर टेम्पल को, वहाँ उस विलेजेस के लोगों पे पर्टिकुलर टेम्पल को कुछ टैक्स पे करना है। अब टेम्पल के देखिए यहाँ पर टेम्पल का रोल बहुत बड़ा है। द टेम्पल एम्प्लॉयड पीपल इन लार्ज नंबर। क्लियर है, बहुत ज़्यादा नंबर पे ये एम्प्लॉयमेंट भी देते थे। एंड वर द बिगेस्ट एम्प्लॉयर आफ्टर द स्टेट। स्टेट के बाद ये बिगेस्ट एम्प्लॉयर हो चुके थे। The temple authorities also look after the necessities of the people and arrange education for children and build hospital। ऐसा नहीं कि टेम्पल सिर्फ अपना पैसा दबा के रखते थे, टेम्पल भी अच्छे कामों में पैसा लगाते थे। ओके, अब देखिए यहाँ पे लास्ट लाइन पे एजुकेशन पे, द टेम्पल वॉज नॉट ओनली अ प्लेस ऑफ वर्शिप बट ऑल्सो प्लेस ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशन। वहाँ पे सिर्फ वर्शिप ही नहीं होती थी बल्कि एजुकेशन भी दिया जाता था। द priest taught the children mainly in तमिल एंड संस्कृत। अब जो जो वहाँ पे पुजारी होते थे
वो चिल्ड्रन को संस्कृत और तमिल में समझाते थे। अब देखिए, दे थॉट वेदास इन संस्कृत, देखिए वेद अपने सब संस्कृत में है तो वेदास संस्कृत में पढ़ाते थे, और बाकी जो नॉर्मल बातचीत होती थी और कुछ और भी समझाते थे लोकल वर्क, वो तमिल लैंग्वेज बताते थे। ओके, अब देखिए लिटरेचर पे आते हैं। द चोला पीरियड इज नोन फॉर डेवलपमेंट्स मेड इन तमिल एंड इज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ तमिल लिटरेचर। ठीक है, जो चोला पीरियड था वो गोल्डन एज कहा गया है तमिल लिटरेचर के लिए। कंबन वॉज अ ग्रेट राइटर हु लिव्ड इन द 11th सेंचुरी, ही रॉट तमिल रामायण। कौन? कंबन। याद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, कंबन ने तमिल रामायण लिखी। मैनी राइटर रोट स्टोरी फ्रॉम रामायण एंड महाभारता, ये तो ठीक है। पुगालंडी कंपोज नाला वेम्बा which was love story of Nala Damayanti. In 12th century, the works of Tamil writer were collected in 11 volumes known as Trimurais. याद आएगा ना Trimurais? These are considered sacred texts. ये बहुत ही sacred text माने गए, ठीक है ना, बहुत पवित्र। फिर Kalingtupparni was a poem written by Jayankondar which described the second war of कोलुथुंगा अगेंस्ट श्रीलंका। श्रीलंका के साथ जो सेकंड वॉर हुआ तो वो यहाँ पे हमको मिलता है, कहाँ पे? कलिंगुट्टुपुरनी पोयम पे। देखिए पोयम से ही लोग प्रेस करते थे, पोयम से ही लोग सब कुछ डिस्क्राइब करते थे। फिर बुद्ध मित्र एंड रावण काशी रोट ट्रीटीज ऑन ग्रामर। अ जैन पोएट अमृत सागर रोट सेवरल बुक विच हैव इनरिच्ड तमिल लिटरेचर। ठीक है। The Chola kingdom began to decline by end of 13th century AD. Continuous war against the neighboring kings made the kingdom weak. Apart from it, internal conflict also further weakened the kingdom. क्लियर है? 13 AD के बाद से ये किंगडम पूरी तरीके से ख़त्म होने पे आ गया, क्योंकि इतने सारे इसमें वॉर हो गए, इतने सारे इसमें कॉन्फ्लिक्ट हो चुके थे कि अब ये सह नहीं पा रहा था, क्योंकि जो पावरफुल किंग्स थे वो बचे नहीं थे, तो ये ख़त्म होने पे आ गया था। ठीक है, अपना लेक्चर ख़त्म होता है, चैप्टर ख़त्म होता है, और आपका काम क्या है, इस चैप्टर लेक्चर को सुनने के बाद अपने बुक से चैप्टर पढ़िए, और इसकी पीडीएफ ग्रुप में आ जाएगी। पीडीएफ के बाद क्वेश्चन आंसर देख लीजिए, क्वेश्चन आंसर भी ग्रुप में आ जाएंगे, और आप इसको अच्छे से पढ़िए, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। ओके, थैंक यू।